नमस्कार मित्रों, डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में कुछ चर्चाएं करी थी, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने पाचन तंत्र का चित्र देखा था और मुख, दांत, दांतों के प्रकार, जीभ और ग्रसनी के बारे में कुछ जानकारी ली थी। तो उसी के आगे आज बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ग्रास नली के बारे में है। तो दोस्तों आज पढ़ते हैं ग्रास नली। ग्रास नली के बारे में दोस्तों मैंने कल आपको एक एपिग्लोटिस के बारे में जानकारी दी थी। एपिग्लोटिस क्या होता है दोस्तों? उत्तकों का एक पल्ला होता है जिसे घाटी ढक्कन कहा जाता है। घाटी ढक्कन कार्य क्या करता है? घाटी ढक्कन खाली ये सुनिश्चित करता है या ये कार्य करता है कि जो भोजन है वो श्वास नाल में ना जाए और जो श्वास है, जो वायु है, वह भोजन नाल में ना जाए, ये सुनिश्चित करता है। ये जो घाटी ढक्कन होता है ये हमेशा आपकी भोजन नाल पर पड़ा रहता है, पर आप जैसे ही कुछ ग्रहण करते हैं या कुछ पानी पीते हैं वगैरह तो वो कुछ सेकंड के लिए श्वास नाल पर ढक जाता है ताकि जो भोजन है, जो पानी है, वो श्वास नाल में ना जा सके और जो भोजन ग्रास नाल में ही जाए। ठीक है दोस्तों, तो ग्रास नाल के बारे में मैं बता देता हूँ। जो ग्रास नाल होती है आपके शरीर की, ये हमेशा पिचकी हुई रहती है। यहाँ से इसकी आमाशय, ये आपका आमाशय हो गया। तो ये जो ग्रास नाल होती है इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर दोस्तों। कितनी? 25 सेंटीमीटर की होती है। पर ये दोस्तों हमेशा, जैसे नली होती है अपने आप घर में पाइप देखा होगा, तो पाइप हमेशा ऐसा गोल रहता है, पर जो ग्रास नाल होती है गोल नहीं होती, ये हमेशा चिपकी हुई होती है, चपटी एकदम पिचकी हुई होती है। हाँ, और जैसे ही इसमें भोजन जाता है वह भोजन क्रमाकुंचन गति के द्वारा, एक गति के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें जो भोजन गति करता हुआ जाता है ऐसे नीचे की तरफ, जो अपन कवा बनाते हैं, रोटी का एक कवा बनाते हैं, वो भोजन होता है, वह क्रमाकुंचन गति के द्वारा आगे जाता है। ये क्रमाकुंचन गति होती क्या है? क्रमानुकुंचन, है ना? क्रमानुकुंचन, क्रमाकुंचन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो जो क्रमाकुंचन गति द्वारा जो बढ़ता है, जैसे कि क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये अपनी ग्रास नाल है। ठीक है, ग्रास नलिका है, ग्रसिका भी बोलते हैं, इसका एक और नाम ग्रसिका भी है। ये भोजन का अपना एक कवा है जो बोल के रूप में होता है। इसको ध्यान रखना, इस बोल वाले को बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। जो रोटी का कवा होता है, जो अपने मुंह में लार, दांत और जिह्वा की सहायता से उसको जो आकार मिलता है, जो एक रोटी का कवा होता है, अपन जो भोजन का कवा लेते हैं, वो कवा जब अपने मुख से ग्रसनी पार करके जो ग्रास नलिका में जाता है तब वो बोलस कहलाता है। ये जो कवा होता है इसको बोलस कहा जाता है, याद रखिएगा। अब ये भोजन नली में जैसे ही ग्रास नलिका में जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये क्या, ये तो पिचकी हुई है। अब जैसे ये पिचकी हुई है, जहाँ पर ये गोला जाता है, ये वहाँ से ग्रास नलिका कैसी हो जाती है? फूल जाती है। वहाँ से फूल जाती है, बाकी पिचकी हुई रहती है। तो यहाँ की जो पेशियाँ होती है वो इस कवे के ऊपर, इस बोलस के ऊपर दबाव डालती है, ऊपर से दबाव डालती है, और ये उस दबाव के कारण ये क्या करता है, आगे की ओर, नीचे की तरफ सरकता जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये नीचे आएगा, इस जगह आएगा, तो ये यहाँ की ग्रास नली को फुला देगा। उसी प्रकार वापस यहाँ से ये दबाव पड़ेगा तो ये और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो ये यहाँ से भी इसको फुला देगा। तो ये जैसे जैसे जाता जाए, जहाँ जहाँ पर उस नली में रहेगा वहाँ वहाँ से वो नली फूलती जाएगी, और इस प्रकार क्रमाकुंचन गति करते हुए वह कहाँ पर आएगा? हमारे आमाशय में आएगा। एक ग्रास नलिका से सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पाचन तंत्र का ऐसा भाग है जहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, तो वो भाग होता है आपका ग्रास नली। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। कोई भी पाचन क्रिया, कोई भी अवशोषण क्रिया ग्रास नली में नहीं होती है। अब बात समझना, ग्रास नली के बारे में और कुछ जानकारी देते हैं। तो ग्रास नलिका में क्या होता है कि ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावन होता है। ये जो ग्रास नली देख रहे हो, इस ग्रास नली में क्या होता है, हमेशा ये चिपचिपी रहती है। क्या रहती है? हमेशा
चिपचिपी रहती है। इसमें श्लेष्मा म्यूकस का हमेशा स्त्रावण होता रहता है। क्यों होता रहता है दोस्तों? क्योंकि जो भोजन है, पहले तो जैसे मैंने लार के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था। लार के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन लार ग्रंथियों में करेंगे, जो अपना एक सेकंड पार्ट है पाचन ग्रंथियां, उनमें अपन लार का पूरी तरह से बताऊंगा मैं। पर अभी के लिए जो ग्रास नली होती है, उस ग्रास नली में ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण हो जाता है, और श्लेष्मा के कारण ये हमेशा इसका जो वातावरण रहता है वो हमेशा चिपचिपा रहता है, जिस कारण जो भोजन है उसको आने में कोई तकलीफ नहीं होती है। अब जो ग्रास नली होती है, वो ग्रास नली कहाँ पर आके खुलती है? आपके आमाशय में खुलती है। तो आइए दोस्तों आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। पाचन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आमाशय और एक छोटी आंत। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आमाशय से और एक छोटी आंत में से। तो ये जो टॉपिक है आपके पाचन तंत्र का, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9वीं के लिए ले लो, कक्षा 10वीं के लिए ले लो, आपकी पटवार ले लो, रीट ले लो, कांस्टेबल ले लो, आने वाली परीक्षा, इन सब के लिए पाचन तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जनरल साइंस होती है, जैसे कोई आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वह अधिकतर साइंस से डरते हैं, तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल साइंस है। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं अपन आमाशय के बारे में। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, और इसका जो आकार होता है अंग्रेजी के जे आकार के समान होता है। किस आकार के समान? अंग्रेजी का एक अक्षर होता है जे आकार के समान आमाशय का आकार होता है। तो आमाशय के बारे में आज थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन। आमाशय साहब, आमाशय जो होता है, आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, एक स्टोरेज समझते हो, जिसके पीछे भी शय आता है, जैसे आमाशय ले लो, मलाशय ले लो, है ना। तो ये क्या करता है, हमेशा आशय मतलब कि मूत्राशय ले लो, तीनों चीज़ें इकट्ठा रहती है। तो जो आमाशय होता है एक जे आकार की संरचना के समान होता है, आप समझ सकते हो इस प्रकार से। जो आमाशय आपका थैलीनुमा संरचना रहती है। आमाशय के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो आमाशय होता है, आमाशय में भोजन इकट्ठा रहता है, और इसकी जो क्षमता होती है भोजन के इकट्ठा करने की, वो 1 से 3 लीटर की होती है। मतलब आप 1 से 3 लीटर तक का भोजन आमाशय स्टोरेज करके रख सकता है। आपका शरीर जो है, शरीर में जो आमाशय है, आमाशय 1 से 3 लीटर तक के भोजन को स्टोरेज करके रख सकता है। प्लस आमाशय में क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं क्या होती है? ऑक्सेंटिक कोशिकाएं HCl अम्ल का स्त्राव करती है। आमाशय में क्या पाया जाता है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अपन सब मानव शरीर, अपना सबका मानव है, अपन सबका मानव शरीर है। कुछ प्रक्रियाएं अपने शरीर में सबकी कॉमन होती है। जैसे अपन कभी बीमार पड़ जाते हैं तो अपन वोमिट करते हैं, उल्टी करते हैं। तो उल्टी जब करते हैं तो वो उल्टी होती क्या है? आप में, आपके आमाशय में पड़ा हुआ भोजन ही तो है, अपचित भोजन, जो उल्टी के रूप में बाहर आता है। तो उस उल्टी को बोलते हैं क्या है? एक काइम होता है, काइम। काइम के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। काइम क्या होता है? आपका अपचित भोजन, आपका अपचित भोजन, आपने भोजन किया, भोजन के साथ साथ आपने जल भी ग्रहण किया, जल ग्रहण किया, भोजन आया आपके आमाशय में। फिर इस ऑक्सेंटिक कोशिका द्वारा किसका रिसाव होगा? आपके शरीर में HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिसाव होता है। साथ ही ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण होता है, और कुछ मात्रा में एंजाइम भी आ जाते हैं, जैसे आपके रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज वगैरह। इसमें जो भी एंजाइम पाए जाते हैं आपके आमाशय में, वो सारे मिक्स हो जाते हैं। मतलब जैसे आपका अपचित भोजन, जल, आपका HCl, एंजाइम्स और श्लेष्मा, ये सब मिक्स के एक काइम का निर्माण करते हैं। जो काइम होता है वो आमाशय में हमेशा स्टोरेज रहता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है अपन उल्टी कर देते हैं, वोमिट कर देते हैं, उस वोमिट में जो चीज़ बाहर जो आती है वो पूरी काइम कहलाती है। इसी को ख़त्म करने के लिए काइम चूर्ण आता है, आपके ध्यान हो तो। वो काइम चूर्ण क्या करता है? आपके पेट में पड़े हुए काइम को पचाने का जल्दी काम करता है। वो काइम इसी से ही नाम रखा गया है, ठीक है। अब आमाशय के भाग के बारे में बता कर लेते हैं कि जो आमाशय का भाग, 3 भागों में आमाशय बटा रहता है। सबसे पहला ये वाला भाग, इस भाग को बोला जाता है कार्डियक। क्या बोला जाता है? कार्डियक। कार्डियक बोला जाता है। अब कार्डियक के बाद
आता है आपका, इस भाग को बोल सकते हैं आप फंडिस। क्या बोल सकते हैं? फंडिस। बीच वाला भाग है फंडिस, फंडिस भाग बोलते हैं। और जो लास्ट वाला जो भाग होता है आमाशय का, इसको बोला जाता है जठर निर्गमी। हाँ, जठर निर्गमी। ओके, तो आइए जठर निर्गमी, फंडिस और कार्डियक के बारे में जानते हैं। कार्डियक जो होता है वो आमाशय का शुरुआती प्रथम भाग होता है, जिससे ग्रास नलिका आकर जुड़ती है, जिससे ग्रास नलिका आके जुड़ती है, वो आमाशय का कार्डियक भाग होता है। सेकेंड, जो बीच वाला भाग होता है फंडिस, ये फंडिस कार्य क्या करता है? ये कार्डियक और जठर निर्गमी वाले भाग, इन दोनों भागों को जोड़ने का काम करता है। मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ आपको, अगर पता ना चले तो। ये वाला भाग आपका कार्डियक होता है, बीच वाला भाग आपका फंडिस होता है, और जो लास्ट वाला भाग होता है ये होता है आपका जठर निर्गमी। तो 1 और 3 वाले भाग को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? फंडिस कर रहा है। और जो थर्ड भाग है, जो आपका जठर निर्गमी भाग है, वो जठर निर्गमी भाग से आपकी छोटी आंत शुरू हो जाती है। लास्ट वाले भाग से कौन सी आंत जुड़ी रहती है? छोटी आंत जुड़ी रहती है। तो ये आपके आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिस और जठर निर्गमी। ठीक है, इसके बाद कुछ अपन छोटी सी अवरोधनियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अवरोधनियाँ क्या होती है सर? अवरोधनियाँ क्या बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी ग्रास नली है, अपन ने अभी पढ़ा है, हमने पढ़ा है अभी, ये आपका आमाशय हो गया दोस्तों। तो एक ये आपकी ग्रास नली और ये है आपका आमाशय। ग्रास नली और आमाशय को अलग करने वाली एक अवरोधनी पाई जाती है, यहाँ पर, और एक अवरोधनी यहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर आमाशय खत्म होता है और छोटी आंत शुरू होती है। ये छोटी आंत शुरू हो रही है, ये आमाशय खत्म हो रहा है, तो इन जगह 2 अवरोधनियाँ पाई जाती है। इस अवरोधनी का नाम होता है ग्रास नलिका अवरोधनी। ग्रास नलिका अवरोधनी, ग्रास नलिका अवरोधनी। और इस अवरोधनी का नाम होता है जठर निर्गमी अवरोधनी। जठर निर्गमी अवरोधनी और ग्रास नलिका अवरोधनी, इनके कार्य क्या है सर? बिल्कुल बताते हैं। जठर निर्गमी अवरोधनी क्या करेगी? आपका जो भोजन ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में जो आता है, आमाशय की तरफ जो बढ़ता है, ये वापिस ग्रास नलिका में ना जा सके। ये जो आमाशय में जो भोजन आता है वो वापिस रिटर्न ग्रास नलिका में ना जा सके, इसलिए ये अवरोधनी क्या करती है? उसको रोके रखने का कार्य करती है कि भोजन, क्योंकि ये जो भोजन होता है उसमें क्या मिक्स हो जाता है? HCl मिक्स हो जाता है, और HCl आपकी ग्रास नली के लिए हानिकारक रहता है। तो सर एक बात बताइए, थोड़ा सा टॉपिक से हटता हूँ। आमाशय में HCl पाया जाता है, तो ये HCl आमाशय को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पाता है? क्योंकि HCl तो अम्ल है, तेजाब है ना। तो ये क्यों नहीं पहुंचा पाता है? क्योंकि एक आमाशय की चारों तरफ एक लाइसिन झिल्ली पाई जाती है। लाइसिन नाम की एक झिल्ली होती है जो कि HCl से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है ना। एक कवर होता है श्लेष्मा का, वो HCl से आमाशय को बचाने का कार्य करता है। पर ये जो कवर होता है ये ग्रास नली या छोटी आंत में नहीं पाया जाता है, इसलिए जो HCl अगर आमाशय से बाहर निकला तो ये अपन को जला सकता है, अपन को नुकसान पहुंचा सकता है, अल्सर की बीमारी पैदा कर सकता है। आपको पता है ना, कभी कभी एक अल्सर की बीमारी आ जाती है, पेट में छाले पड़ने लग जाते हैं, तो क्या होता है? उसका कटाव होने लग जाता है। जो अपनी श्लेष्मा होती है उस श्लेष्मा का धीरे धीरे कटाव होने लग जाता है, जिससे अल्सर की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर जो अवरोधनी पाई जाती है, ये अवरोधनी क्या करती है कि जो भोजन ग्रास नली से आमाशय में आया है वो आमाशय में ही पड़ा रहे, वो वापस ग्रास नलिका में ना जा पाए। अगली जो अवरोधनी की बात करते हैं वह है जठर निर्गमी अवरोधनी। यह भोजन की गति को नियंत्रित करती है। जैसे कि अब आमाशय में अपने मान लो 3 लीटर भोजन पड़ा है, अब क्या आमाशय 3 लीटर तो पचने के लिए नहीं भेजता है, वो कुछ कुछ करके भेजेगा। जैसे कि एक मंदिर है, मंदिर में लंबी लाइन लग रही है दर्शन के लिए, तो वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा है डंडा लेकर। अब वो क्या कर रहा है? वो सारे दर्शनार्थियों को एक साथ नहीं भेज रहा है, वो क्या करता है? 10 जने को दर्शन करने के लिए भेजता है, वापस
गेट लगा देता है। अब 10 जने दर्शन करके आएंगे, फिर वो अगले 10 को भेजेगा, वापस गेट लगा देगा। तो उसी प्रकार ये जठर निर्गम अवरोधनी का काम यही रहता है कि जो भोजन है जितना पचने के लिए भेजना है उतना पचने के लिए भेज देती है, बाकी इसको रोके रखती है। अब वो पच जाता है, वापिस ही हटती है, कुछ भोजन जाता है, ये वापस लग जाती है। तो ऐसे पचता जाता है, ये छोड़ती जाती है। तो ये दोनों अवरोधनियों के बारे में भी ध्यान रखना। पाचन तंत्र में 2 अवरोधनियां पाई जाती है, पहली ग्रास नलिका अवरोधनी और दूसरी जठर निर्गमी अवरोधनी। तो आमाशय के बारे में आज थोड़ा बहुत अपन ने जाना है। आमाशय के बारे में कुछ और एंजाइम भी होते हैं आमाशय में। आपके सबसे इंपॉर्टेंट HCl के कार्य भी होते हैं। HCl क्या कार्य करता है अपने शरीर, आमाशय में जो HCl होता है वो HCl क्या कार्य करेगा? सबसे पहला कार्य HCl के कार्य क्या होगा? HCl के कार्य, HCl के कार्य में होगा सबसे पहले जो भोजन अपन ने ग्रहण किया है उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में जीवाणु रोगाणु आ सकते हैं। तो उन जीवाणुओं को खत्म करने का कार्य करता है आपका HCl, पेट में ही खत्म कर देगा। तो रोगाणुओं को खत्म करने का कार्य HCl करता है। सेकेंड, पेट में अम्लीय माध्यम बनाता है, पेट में अम्लीय वातावरण बना देता है। थर्ड कार्य, जो भोजन को सड़ने से बचाता है, क्योंकि अपने शरीर का टेम्परेचर होता है, अंदर ज़्यादा गर्मी होती है, उस गर्मी के कारण भोजन सड़ ना जाए, अगर ज़्यादा समय तक पड़ा रह जाए तो सड़ जाएगा। उस भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य करता है आपका HCl अम्ल। ओके दोस्तों, अगर अपन इसके बारे में और चर्चा करें तो जैसे इसके जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम में आप पढ़ सकते हैं रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। सर ये तीनों क्या है? रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज के बारे में आपको मैं इतना बता दूं, ये तीनों एंजाइम हैं जो कि ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं। आपको जब आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको, जैसे जो स्टूडेंट है 9th और 10th के बच्चे, तो उनको इतना पता रखना चाहिए कि जो हार्मोन्स होते हैं और जो एंजाइम होते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में सुनिएगा कि जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम पाचन क्रिया में काम में आते हैं। एंजाइम क्या होते हैं कि यह एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। जैव रासायनिक क्रिया के कारण भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने या छोटे छोटे टुकड़ों में सरलीकृत करने का कार्य करते हैं, एंजाइम करते हैं। लेकिन हार्मोन आपके शरीर में वृद्धि कमी की गति को नियंत्रित करने का काम करते हैं। शरीर की गति ले लो या किसी भी पार्ट का, इंसुलिन वगैरह कुछ भी कम ज़्यादा करने में आपके शरीर की गति को नियंत्रित करने का कार्य हार्मोन्स करते हैं। तो दोस्तों, एंजाइम और हार्मोन के बारे में पता चला। आमाशय क्या करता है? 3 प्रकार के एंजाइम स्त्रावित करता है। सबसे पहला जो एंजाइम स्त्रावित करता है वो रेनिन करता है। रेनिन एंजाइम दोस्तों वह सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में स्त्रावित होता है, क्योंकि जो रेनिन एंजाइम होता है वह दूध का पाचन करने में काम आता है। रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में काम आता है ना। उसके बाद जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है दोस्तों? प्रोटीन का पाचन करने में काम में आता है। और जैसे आपको रेनिन को ले लो तो ये क्या करता है? केसिन को पैराकेसिन में बदलने का काम करता है। केसिन दूध में पाया जाता है, उस दूध में जो केसिन पाया जाएगा उसको पैराकेसिन में बदलने या उसको तोड़ने का काम करता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलेगा, और जो लाइपेज है वो वसा को वसी अम्ल में बदलेगा। ये कुछ नॉर्मल सी जानकारी है आपके लिए, सुनिएगा। इन तीनों के बारे में मैंने बताया अभी। रेनिन जो होता है दूध का पाचन करता है, जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और जो लाइपेज होता है वो वसा का पाचन करता है। ये तीनों आपके नाम सामने हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में अपन जानेंगे छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में। बाकी का पाठ्यक्रम अपन अगली वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।